हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में करेंगे एसएसआर भर्ती के लिए साइंस विज्ञान का अंकित प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अभी तक 3 करवा चुका हूँ। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ, प्लेलिस्ट बना दिया है जीके का भी और साइंस का भी। आप वहाँ से वीडियोस देख लो। टोटल 25 क्वेश्चन हैं, 20 प्लस आपको सही करना है। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों है। इस वीडियो का क्विज टेस्ट भी होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर रात 9 बजे आज ही। तो जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हो डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, टेलीग्राम का लिंक है। अगर लिंक काम नहीं करता तो टेलीग्राम के सर्च बार पे सर्च करना @अंकित सिंह 38 अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। डेली रात 9 बजे वहाँ पे क्विजेस होती है, तो क्विजेस लगाइए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। स्टेज 1 का जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन, तो उसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आज का जो ये वीडियो देख रहे हो, मेरी जो भी वीडियोस देखोगे वो 0.25 निगेटिव मार्किंग के साथ ही लगाइए। जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आप छोड़ेंगे, उसमें तुक्का नहीं मारेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। 1 मीटर ये किसके बराबर होता है, पूछा गया है। व्हाट इज़ 1 मीटर इक्वल टू। ऑप्शंस हैं, टिक कर दीजिए। ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलेगा, बस इतनी देर में ही आपको टिक करना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। आप जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो जस्ट उसी का उल्टा पूछा गया कि 1 मीटर बराबर क्या होगा। तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 10 जो -6 है वो इधर आ जाएगा। तो 10⁻+6 माइक्रोन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन दोबारा पूछेगा, लेकिन इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है, ये क्वेश्चन में था। 1 मीटर बराबर 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट के बराबर। 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁻9 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर 10⁻15 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन रखा जाए तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। याद कर लेना सब। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कम से कम 3 या 4 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, क्योंकि फिजिक्स सेक्शन है तो न्यूमेरिकल हम हर प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं। एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। अ पोर्टर पिक्स अप 12 kg luggage from the ground and places it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. जी की वैल्यू भी दे रखी है। मैंने कहा है कि जब भी न्यूमेरिकल है सबसे पहले आप वैल्यू लिखिए जो जो दे रखी है। यहाँ पे केजी दे रखा है, केजी मतलब ये एम की वैल्यू है, द्रव्यमान की वैल्यू है, तो एम बराबर 12 kg। ये 1.5 मीटर ऊपर मतलब एच की वैल्यू दे रखी है कि 1.5 मीटर है। अब सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य, जब वो सामान को अपने सर पे रखेगा तो जो सामान है वो स्थितिज ऊर्जा द्वारा उसमें जो काम किया जाएगा वही सामान पर उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है। तो हमें क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है mgh। यही mgh आपके W के बराबर हो जाएगा। U बराबर W है ना, तो W बराबर mgh, ये आपको निकालना है। m की वैल्यू यहाँ पे 12 है, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू आपको 1.5 मीटर दे रखी है। बस इसका आपको गुणा करना है। इस दशमलव को हटाओगे तो ये 10 अपना खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा, 12 गुणते 15। 15 का गुणा 10 में करो, 15 दाम 150, 15 दूना 30, 180। W मतलब जूल, 180 जूल ये आपका काम निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 180 जूल, यही राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति आपको बतानी है। अ बॉय ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स 40 स्टेयर्स इन 9 सेकंड। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड हिज पावर। देखो आपसे पूछा गया पावर, P बराबर W/T, मतलब शक्ति बराबर कार्य बटे समय फॉर्मूला होता है। समय की वैल्यू तो दे रखी है कि वो 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, लेकिन W हमारे पास नहीं है कि वो 40 सीढ़ियाँ चढ़ने में कितना काम करता है। ये अगर पता चल जाए तो शक्ति निकल आएगी।
तो हम सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी वो लिखेंगे। m बराबर 50 kg दे रखी है। अब बताइए h की वैल्यू क्या होगी। एक स्टेयर की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एक स्टेयर की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 40 स्टेयर्स की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 40 गुणते 15 कितनी हो जाएगी? 15 चौको 60, 600 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलिए, ये 6 मीटर आपका ये ऊंचाई निकल के आ जाएगी। जी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से आपको डब्लू का एक फॉर्मूला पता है कि डब्लू बराबर होता है mgh। m की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 50, g की वैल्यू दे रखी है 10 और h की वैल्यू हमने निकाली है कितनी? 6। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका गुणा करिए, 6 पंचे 30, 300 हो गया, 10 का गुणा 3000, ये 3000 जूल निकल के आ गया। ये डब्लू की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास पावर निकालना है तो P बराबर डब्लू अपॉन टी होता है। डब्लू की वैल्यू 3000 है और टी की वैल्यू 9 सेकेंड है। 9 से काटो इसको, 9 तिरका 27, फिर 9 तिरका 27, फिर से 3 शेष बचेगा, 9 तिरका 27, दशमलव लगाओ, फिर से 3 बचेगा, 9 तिरका 27, फिर से 3, तो 33.33 वाट ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है, 33.33 वाट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कैसे निकाला आपको समझ आया ना? ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 40 सीढ़ियों की ऊंचाई 6 मीटर, mgh फार्मूला लगाया, जूल निकाला कार और शक्ति निकाल दी। 4th नंबर क्वेश्चन देखें। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? m बराबर दे रखा है आपके पास 15 kg, लिख लेते हैं। v की वैल्यू दे रखी है 7 मीटर पर सेकेंड। अब आपको काइनेटिक एनर्जी k की वैल्यू आपको निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है k बराबर, पिछले 2-3 प्रैक्टिस सेट में ही बताया है कि जब काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए गतिज ऊर्जा तो k बराबर हाफ mv² होता है। तो k बराबर हाफ, m की वैल्यू यहाँ पे है 15 और v की वैल्यू है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, k बराबर 1/2, नहीं 2 से इसको काट दो, ये 7.5 बार जाएगा। 7.7 इंटू 7 इंटू 7, के की वैल्यू 7.7 इंटू 49, इनका गुणा कर दिया। अब 49 का गुणा 7.7 में करिए, 367.5 आपका आंसर आएगा जूल। ऑप्शन नंबर, देखो आपने 367.5 निकाला, फटाक से ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। कार का मात्रक या गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो इसीलिए देखिए 2 ऑप्शन बनाए गए इसमें ताकि आप गलती करो, फटाक से ए टिक कर दो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 367.5 जूल। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग इज बेस्ड ऑन विच लॉ? बताओ, ऑप्शन पढ़ो, देख के बताओ। पहले से पता होगा तो टिक कर दिया होगा कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है रॉकेट लॉन्चिंग। समझो थोड़ा सा, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में क्या बताया? ये बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण भी हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जब बंदूक से जब गोली चलती है, गोली निकलती है, तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण है। पानी में खड़ी नाव से जब जमीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। ये भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का ही उदाहरण है। ये दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
देखिए नेवी एमआर में कंपटीशन बहुत होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अभी बता रहा हूँ। हमने नेवी एमआर के लिए कंप्लीट बैच बनाया है जिसका नाम रखा अंकित बैच। इस बैच के बारे में एक एक डिटेल आपको बता रखी है एक वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक सबसे ऊपर दे दूंगा। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और देखिए इस बैच में क्या क्या कंटेंट है, और इसके बाद इस बैच को आप ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको सभी सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेज हैं। नेवी मार्क का 2024 का हमने अंकित बुक बनाया है जिसका पीडीएफ आपको इसी में मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर भी इसी में है। इसके अलावा नेवी एमआर की महा पीडीएफ जो 2023 में आई थी वो भी डाल दी ऑप्शनल पढ़ने के लिए। और नेवी एमआर की 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। स्टेज 1 के लिए भी 20 टेस्ट सीरीज और स्टेज 2 के लिए भी 20 टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करेंगे आपको। स्टेज 1 और स्टेज 2 की कंप्लीट तैयारी आपकी इस बैच से हो जाएगी। इस बैच का जो प्राइस है, जो फीस है, वो 699 रुपये है। डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर हमारी ऐप का लिंक है, ऐप पे जाइए, बैच ज्वाइन करिए पेमेंट करके, या फिर आप वीडियो देख लीजिए, पूरी बैच की डिटेल लीजिए और इसके बाद ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर डी राइट आंसर होगा। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, एरिया पे। देखो, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है क्योंकि प्रतिबल बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, F/A होता है। इसका एसआई मात्रक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिबल का, आप कार का मात्रक आपसे नहीं पूछा जाएगा भाई, आपसे प्रतिबल का मात्रक पूछा जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल भी होता है प्रतिबल का मात्रक। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। गति का दूसरा नियम खालिस्तान और समय के बीच समीकरण देता है। द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन खालिस्तान एंड टाइम। पूछा यह गया है कि गति का जो दूसरा समीकरण है वो किसके किसके बीच समीकरण देता है। दूसरा जो नियम है, देखो, दूसरा नियम स्थिति और समय के बीच समीकरण देता है। स्थिति मतलब ऑप्शन नंबर डी, यही राइट आंसर होगा। समझो, इससे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। गति का दूसरा नियम स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी प्रकार गति का जो प्रथम नियम है वो वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति का जो तीसरा नियम है स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। तीनों आपको याद करने हैं, अगर नोट्स बना रहे हो तो कॉपी में लिख लेना है। गति का जो प्रथम नियम होता है वो होता है v बराबर यू प्लस ए टी। गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ u आपका प्रारंभिक वेग होता है, इनिशियल, और v आपका अंतिम वेग होता है, a त्वरण होता है, s विस्थापन होता है, t आपका समय होता है। तीनों समीकरण और तीनों के बीच में संबंध ये सब आपके सामने है, इसको अलग अलग अच्छे से नोट कर लेना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? वेयर इज द वेट ऑफ अ बॉडी मिनिमम? बताओ। राइट आंसर भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु या पिंड का भार अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ये दोनों याद रखिए, दोनों से क्वेश्चन बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन दिया है, बताओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होता है पलायन वेग? पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे अगर आप किसी भी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकोगे तो फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वो वापस नहीं आता है। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर इससे अधिक वेग से आप ऊपर की दिशा, किसी भी दिशा में आप फेंकोगे तो
वो चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा पृथ्वी पे। तो वो पलायन वेग कितना है, 11.2। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम स्पीड में फेंकोगे, कुछ भी आप फेंक के देखो, वो वापस आ जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण। लेकिन 11.2 किलोमीटर या फिर उससे अधिक वेग में अगर आप कुछ भी फेंकते हो तो वो वापस नहीं आएगा। इसी को पलायन वेग कहते हैं। ठीक है। 10th नंबर देखिए, दबाव को किससे मापा जाता है? प्रेशर इज मेजर्ड इन। बताओ भाई। थोड़ा तो ट्रिकी क्वेश्चन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। जानते हैं ना, P बराबर F अपॉन ए होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बाकी इसको पास्कल भी कहते हैं इसके मात्रक को। 11th नंबर क्वेश्चन है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। फॉर एनी अप्लाइड फोर्स इफ द एरिया इज लेस देन द प्रेशर विल बी। बताओ, अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल कम होने पे दाब आपका अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यही होगा ना? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा प्रेशर बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यहाँ से क्या पता, P प्रोपोर्शनल 1/a हो गया। अगर ए को आप बढ़ाओगे तो दाब आपका घटेगा, अगर ए को आप कम करोगे तो दाब आपका बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में यही है कि ए क्षेत्रफल कम है तो दाब बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा, क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। दाब की इकाई न्यूटन पर प्रति वर्ग मीटर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर पास्कल भी होता है। पिछले क्वेश्चन में देखा, पीए से पास्कल को डिनोट करते हैं। 12th नंबर देखिए, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी। बताओ, आखिर बर्फ पानी पे क्यों तैरती है? क्योंकि इसका बर्फ का जो घनत्व होता है पानी से काफ़ी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कितना कम होता है देखिए, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से 9% कम होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये अलग पॉइंट है, याद रखना। 13th नंबर क्वेश्चन है देखिए, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस? बताओ। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 15 क्वेश्चन फिजिक्स के रखे हैं, 5 3 8 क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन शायद आपके केमिस्ट्री के और 3 आपके बायोलॉजी के हैं। किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ये एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई बताइए। ऑप्शन में कुछ नहीं, यही राइट आंसर होगा। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, ये निम्नलिखित पे किस पर नामित है? सेंटीग्रेड अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ, ऑप्शन देख के अगर पता है तो। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो याद कर लेना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एंडर्स सेल्सियस के नाम पर नामित है आपका सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। थोड़ा सा समझ लो, एंडर्स सेल्सियस पर नामित सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है। एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही 1741 में उपलासा विश्वविद्यालय वेधशाला की स्थापना की थी। 1742 में इन्होंने सेल्सियस तापमान स्केल प्रस्तावित किया था। इस स्केल को बाद में कार्ल लिनियस ने 1745 में बदल दिया था। क्वेश्चन देखिए 15th नंबर, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? विच ऑफ दीज आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बताओ। ऑप्शन देखो, इसमें से ग्रेफाइट विद्युत का
सबसे अच्छा चालक है ऑप्शन में से। वैसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, लेकिन इस ऑप्शन में से सी राइट आंसर होगा। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट आपकी एक अधातु है। इसके प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का सर्वोत्तम चालक बनाते हैं। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है 16 नंबर, कि किसी वस्तु या पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण यह विद्युत का सुचालक बनता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच इज एन ऑब्जेक्ट इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर पिछले क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है कि प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित रहता है। यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये ग्रेफाइट को विद्युत का सर्वोत्तम चालक बनाते हैं। तो इसमें यही तो पूछा गया है कि कोई भी पदार्थ या वस्तु है किसकी उपस्थिति के कारण वह सुचालक बनता है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन में ये है कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह विद्युत का सुचालक बनता है। किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालक पदार्थ से बने एकांक लंबाई व फिर एकांक अंतप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है, इसीलिए चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें से एक यौगिक नहीं है, इज नॉट अ कंपाउंड। बताओ इसमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका एक यौगिक नहीं है। लेड आपका एक धातु है, मेटल है ना। देखो, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चौक हो गया, ऑप्शन में दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, ये तीनों आपके यौगिक उदाहरण है। लेकिन लेड आपका पीबी जो सीसा है ये आपका एक धातु है। लेड आपका धातु है, ये आपका यौगिक नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखें। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। 18 नंबर का राइट आंसर रासायनिक अभिक्रिया का या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, लोहे में जंग लगना। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कुछ और उदाहरण देख लो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूध का दही में परिवर्तन, लकड़ी का जलना, अगरबत्ती का जलना, भोजन पचना, ये सारे आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। 19 नंबर देखिए। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वॉट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड कॉल्ड। बताओ। राइट आंसर हिमीकरण कहते हैं, फ्रीजिंग। एक द्रव है उसको ठोस में परिवर्तित होना है तो फ्रीजिंग कहते हैं इस परिवर्तन को, इस प्रक्रिया को। द्रव का ठोस में परिवर्तन हिमीकरण फ्रीजिंग कहलाता है तथा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक बिंदु या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एक और पॉइंट है कि किसी भी पदार्थ का जो हिमांक और जो गलनांक होता है वो बराबर होता है। 20 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। अब इस क्वेश्चन का रखने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि टफ है पेपर, क्योंकि वो नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता। पूरे 25 क्वेश्चन अगर टफ रख दो तो ये उनके लिए है। बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी। जे थॉमसन ने करी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी। ये एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान देख लीजिए इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, और जिस पर ऋण आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक ट्रिक है, ईटा पर नाचे। देखो, ईटा से हो गया इलेक्ट्रॉन और टी से हो गया जे थॉमसन। पर मतलब प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, नाचे एन से न्यूट्रॉन और चे से जेम्स चैडविक। ये इसके खोज करता है। तो इतना याद रखो, ईटा पर नाचे। अगर इसमें से कुछ आता है तो कम से कम एक नंबर जाना तो नहीं चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है। 72 कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड। केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है कम से कम। राइट आंसर बताइए। उसको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। परमाणु के अंतिम कक्षा या फिर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बायोलॉजी के 3 या 4 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन है। एंजाइम मूलतः है, एंजाइम्स आर बेसिकली, बताओ। एंजाइम बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैज़ द स्मॉलेस्ट एग, बताओ। हमिंग बर्ड का जो अंडा है ये सबसे छोटा होता है। बहुत आसान था ये इसका जवाब देना। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स कॉल्ड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये 3 बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तीनों मैंने रखे हैं। बाकी बायोलॉजी का एक भी चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, फिर भी बायोलॉजिस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है आपको मिले, तो मैं हर सेट में आपको 3 से 4, किसी में 5 क्वेश्चन करवाता रहूँगा, और वही क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में रखना था, लास्ट में रख दिया। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है तो और दिशा नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है आपको बताना। अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइल अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कुल मिला के इसमें से आपको ये बताना है कि सदिश राशि कौन सी है। विस्थापन आपकी एक सदिश राशि है, बाकी की तीनों कार्य, गति और ऊर्जा ये आपकी अदिश राशि है। विस्थापन, इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, सी नंबर राइट आंसर होगा। जिस भौतिक राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं, जबकि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन आपकी एक सदिश राशि है, कार्य, ऊर्जा, गति ये आपकी तीनों अदिश राशियाँ हैं। ये था आपका नेवी का अंकित प्रैक्टिस सेट नंबर 4 साइंस का। 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी। तो बताइए आपका 25 में से क्या स्कोर आया, कमेंट करके बता दिया करिए। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करना, रात 9 बजे क्विज होगा। करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारी ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे करंट अफेयर वाले सेक्शन पे हम डेली फ्री में करंट प्रोवाइड करते हैं, 10 क्वेश्चन, वहाँ से आप पढ़िए। बैच नेवी मार के सभी कैंडिडेट्स ज्वाइन कर लेना, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। दूसरा तरीका है, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज़ करते, किसी और से करवाना चाहते हैं, तो 955925 98 ये मेरा नंबर है, जिसमें गूगल पे, फ़ोनपे भी चलता है, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट है। तो बैच का जो कॉस्ट है वो 699 है, इतना आप पेमेंट करिए, या फिर आप किसी और से करवाना चाहते हो करवाइए। करवा के इसी नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट है, उस पर आप स्क्रीनशॉट भेजिए, और इसके बाद हमारी ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन करिए, आपका नंबर हम बैच में ऐड कर देंगे और आप बैच में ज्वाइन हो जाओगे। तो ये दोनों तरीका है, आप डिस्क्रिप्शन पे ऐप के थ्रू जाइए, डायरेक्ट ऐप पे पेमेंट करिए, या फिर डायरेक्ट हमारे फ़ोन पे भी पेमेंट करके, गूगल पे पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय।